नाउ कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 27। तो आपके पास इस तरह का एक सेट दिया गया है और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हम अगर देखा जाए, हमें मालूम है कि भी फॉर ए रियल वैल्यूड फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x, है ना। इसके अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये x कॉमन आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपके पास ये क्या बनता है, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है। अब जीरो नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इक्वल्स टू जीरो प्लग इन करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, जीरो, है ना। और x की वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3, और x की वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज इक्वल टू -1। मतलब ऑल रियल वैल्यूज, उनमें से ये तीनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। Coming over to the question number 28, if R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements, the number of relations from A to B will be। ठीक है, A से B में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ओके। एंड आंसर इज एज सिंपल एज लाइक 2 raised to the power mn, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेट A इक्वल्स टू x, y, हमें ये दिया गया है y square is equal to x and y equals to mod of x, b जो दिया गया है, then which of these following option is correct, okay। तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि सब में इंटरसेक्शन की बात आ रही है ना, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास x है, और इधर क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है, राइट। तो अगर मैं इधर से इसको स्केयरिंग कर लेता हूँ, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला है इन दोनों से, दैट इज लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक तो जीरो आ गई, एक वन आ गई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू वन। तो वाई स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। जीरो डालोगे तो जीरो ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आएंगे, एक तो 0,0 आ गया, और दूसरा आ जाएगा 1 and 1, ठीक है। और तीसरा जो तुम्हारे पास आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 and -1, ठीक है। तो यस, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ओनली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू बी, ओके। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is an equivalence relation, is father of, is less than, is congruent to, is an uncle of, है ना। अजीब सा क्वेश्चन है वैसे, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको वही देखना है, x इज फादर ऑफ x, कोई खुद का फादर हो सकता है, नहीं, है ना। तो ये पहली वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। इज लेस देन, x इज लेस देन x हो सकता है, मैंने रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से ही तो इक्विवेलेंस बनने वाला है, अगर इनमें से एक चीज भी सेटिस्फाई नहीं होती तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता। तो दैट इज वाई मैं सिर्फ x रिलेशन विद x ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x इज लेस देन x नहीं हो सकता, x इक्वल्स टू x हो सकता है ना, लेसर देन और इक्वल टू भी हो सकता है सर, पर x इज लेस देन x नहीं हो सकता। x इज कॉन्ग्रुएंट टू x, हाँ ये हो सकता है। चलो x इज एन अंकल ऑफ x, ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक्चुअल में आंसर क्या रहेगा, डेट इज सी ऑप्शन ओनली। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप बाकी चीजें भी इस पे अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे अगर x इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है ना कॉन्ग्रुएंट, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y तो y इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू x, सिंपल सी बात है ना। अगर x इज कॉन्ग्रुएंट टू y एंड y इज कॉन्ग्रुएंट टू z, देन x इज कॉन्ग्रुएंट टू z, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर सी ऑप्शन रहेगा। 31st question, from 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry, 37 passed mathematics, for 24 physics and 43 chemistry.
ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्ट आते हैं। एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये लिखा हुआ एट मोस्ट 29 पास्ड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एट मोस्ट 20 पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने हाईलाइट की है उसको कैसे हम जॉट डाउन करेंगे, देखो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। और एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, दैट इज लेसर देन और इक्वल टू 19। इसी तरह से मेरे पास आ जाता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, that is lesser than or equal to 29, and then we have got number of elements in P intersection C, that is lesser than or equal to 20। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, है ना, just add them up। तो number of elements in M intersection P plus number of elements in M intersection C plus number of elements in P intersection C is lesser than equal to कितना था ये, 18 and 6, 68 आ गया, राइट। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है ना, ये वाली चीज संभाल के रखते हैं। हमारे पास क्या है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। सबके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, जो मैंने ब्रैकेट डाल दी ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कह लो, पर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाने वाला था, यहाँ पर यूनियन लिखना था, बट चलो यहाँ पर अभी हम यूनियन इधर ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब वैल्यू प्लग इन कर दो। इसकी जो वैल्यू है डेट इज 50 इक्वल्स टू, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज गिवन टू यू एज, यहाँ पर दी कितनी हुई है, दैट इज 37, 37 प्लस 24 प्लस 43, ठीक है। अब इस पूरे चंक को मैं x मान के चले तो माइनस एक्स, तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज x इज लेसर देन इक्वल टू 68 लिखा हुआ है, बस इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, और इसको मैं, है ना, लिख लेता हूँ एज इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, ओके। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 19, सॉरी 37 प्लस 24 प्लस 43, दैट कम्स आउट टू बी 11 14 and 5 6 7 and 10 minus 50 plus number of elements in this, which is equal to, ultimately it becomes 54 plus intersection P intersection, sorry, intersection C, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो x है दैट इज लेसर देन और इक्वल टू 68, ठीक है, और x ये हमारे पास क्या है, दैट इज 54 प्लस n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। तो मैं क्या करूंगा, 54 प्लस n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c दैट इज लेसर देन इक्वल टू 68। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑफ m intersection p intersection c is lesser than equal to 14, right? 68 minus 54, that comes out to be 14. All right. So the largest possible number of that could have passed all the three exams is, that is 14. The correct option would be 14. Okay. Coming over to the next question now, 32. Let A be a non-void set of children in a family. अब children में क्या है, boys, girls हो सकते हैं ना। The relation X is a brother of Y on A is, चलो start करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, X is a brother of X, not possible, reflexive नहीं होगा।
कोई खुद का ब्रदर कैसे हो सकता है ना। तो x इज ब्रदर ऑफ y, तो इसका मतलब है y इज ब्रदर ऑफ x, है ना। सुनने में तो सही लग रहा है, पर इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भी अगर y अगर सिस्टर हुई तो, मतलब y फीमेल हुई तो x इज अ ब्रदर ऑफ y तो सही हो गया, पर y इज ए ब्रदर ऑफ x, दैट इज नॉट करेक्ट, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। y इज सिस्टर ऑफ x हो जाएगा, मतलब ये ट्रू होना चाहिए, तो सबके लिए होना चाहिए था, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, हम मान के चलते हैं कि भी x इज ए ब्रदर ऑफ y, ये ट्रू है। हम ये मान के चलते हैं y इज ब्रदर ऑफ z, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज ए ब्रदर ऑफ z। अब z फीमेल भी हो सकती है, बट x तो ब्रदर ही रहने वाला ना फिर भी, राइट। ये ट्रांजिटिव होगा, इसका आंसर ट्रांजिटिव होगा। ओके, इजी था ये तो। इन ए क्लास ऑफ 30 pupils, 12 take needlework, 16 take physics, and 18 take history. If all the 30 students take at least one subject and no one takes all the three, then the number of pupils taking two subjects is, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मतलब तीनों की इंटरसेक्शन जो है वो निल है, दैट इज जीरो। अगर इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा तो कैसे बनेगा, है ना। आप इसमें इस तरह से कोशिश करोगे कि भाई तीनों के इंटरसेक्शन ना आए, है ना, कुछ इस तरह से मत कीजिए वो कोशिश। आप बनाओ तीनों की इंटरसेक्शन लेके आओ, और वहां पर हम तीनों की इंटरसेक्शन जो भी होगी ना, वहां पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज जीरो लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जीरो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले जो पोर्शन है ये, है ना, तो ये वाले पोर्शन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ पीपल टेकिंग टू सब्जेक्ट्स, ये दो दो सब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नीडल वर्क के लिए एन, फिजिक्स के लिए पी और हिस्ट्री के लिए एच यूज कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने सबसे तीनों की इंटरसेक्शन क्या लगाई हुई है, दैट इज जीरो। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया x, यहाँ पर कर लिया y, और यहाँ पर मैंने कर लिया z। अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। अब मैं आता हूँ नीडल वर्क के ऊपर। नीडल पूरा का पूरा जो है नीडल वर्क है वो कितना है, दैट इज 12। तो ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, इतना जो पोर्शन बचा हुआ है, इसमें कितना आएगा, दैट वुड बी 12 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, सॉरी, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब 16 टेक्स फिजिक्स, तो इसमें कितना पहुंचेगा, डेट विल बी 16 माइनस, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, x प्लस वाई, ठीक है। और इसी तरह हिस्ट्री की अगर बात करते हो तो 18 माइनस जेड प्लस वाई, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, ये तीनों का जो सम दिया गया डेट इज 30, ठीक है। इन सब का सम क्या दिया गया, डेट इज 30। अब सम में मतलब क्या आएगा, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँ। सबसे पहले मैंने लिखा ये वाली चीज, दैट इज 12 माइनस एक्स माइनस जेड, ये लिख लिया। अब लिखूंगा प्लस एक्स, फिर लिखूंगा प्लस 16 माइनस एक्स माइनस वाई, तो लिखो उसके बाद क्या लिखूंगा, प्लस जेड प्लस वाई, प्लस जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 18 माइनस जेड माइनस वाई, एंड दैट टुगेदर बिकम्स 30, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में कह दिया कि ऑल 30 आर टेकिंग एनी वन ऑफ दीज जॉब्स, ठीक है। तो जो फालतू के है वो तो काट ही देते हैं, जैसे एक्स कट गया यहाँ पे, यहाँ पर यू कैन सी जेड कट रहा है, वाई कट रहा है ना। तो बचा क्या, 12 प्लस 16 दैट इज 28, 28 प्लस 20 48, 46 आ जाएगा। 46 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 30। तो ये 46 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी 16, ऑलराइट, दैट कम्स आउट टू बी 16। तो इसका आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ
peoples taking 2 subjects is 60. The correct option is the first one. Coming over to the 34th question, question says if R is a relation on a finite set having n elements, then the number of relations on A is. ठीक है, ये सिंपल सी बात है. अगर मेरे पास दो सेट होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनता था 2m n. ये हमने पीछे अभी सीखा है. ठीक है. अच्छा, अगर दोनों ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m और m आ जाए, इसमें जैसे n लिखा हुआ है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स n आ जाए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली n इंटू n आ जाए. दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर. ठीक है. तो देन द राइट ऑप्शन इज B1. द वॉइड रिलेशन ऑन सेट A इज. ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस है, इसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है आपको. चलो मैं ये कहता हूँ कि भी देयर इज अ एलिमेंट A दैट बिलोंग्स टू सेट A. तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए, A कॉमा A, है ना, दैट मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, फॉर इट टू बी ए रिफ्लेक्सिव. तो बट रिलेशन क्या है, वो वॉइड है. अब वॉइड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता. तो जहां पर रिफ्लेक्सिव लिखा है वो तो हो ही नहीं सकते. तो बचा क्या, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. Coming over to the next question. It is given that we have got 30 sets, है ना, 30 सेट्स है हमारे पास, और हर एक में कितने हैं, 5 एलिमेंट्स. और हमारे पास इसी तरह से n सेट्स हैं और उसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. अब ये वाली जो एक स्टेटमेंट दी है ये इंपॉर्टेंट है. कैसे, यूनियन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 30 ai. इसका मतलब क्या है कि a1 यूनियन a2 यूनियन a3 ऐसे करते करते टिल a30. ठीक है. इसी तरह से यूनियन ऑफ j इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये j इक्वल्स टू 1 to n, और ये bi क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू b1 यूनियन b2 यूनियन b3 एंड टिल इट गोस bn. ठीक है, bn तक. अब अगर मैं इन सब के एलिमेंट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, है ना. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 30 ai, दैट इज इक्वल टू, देखो एक सेट में 5 एलिमेंट्स है ना, तो 30 सेट्स में कितने होंगे, दैट विल बी 5 into 30, दैट इज 150 एलिमेंट्स विल बी देयर. ओके. इसी तरह से मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन j इक्वल्स टू 1 to n bi, दैट विल बी इक्वल टू, टोटल सेट्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज n. हर एक में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3n. ठीक है. अब इन्होंने क्या कहा है कि each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BJs. ठीक है. मतलब इसका जो 10th एलिमेंट है, ये जितने भी बने हैं इन सबको हमने लाइन में लगा दिया. तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको नंबरिंग दे दी 150 तक. उसका 10th एलिमेंट, फिर 20th एलिमेंट, फिर 30th एलिमेंट, ऐसे करके वो एस सेट बना रहे हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सेट क्या होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 150 जो थे हमारे पास, और 10th एलिमेंट है इसका, है ना, क्या लिखा हुआ, 10 ऑफ AIs. ठीक है, 10 ऑफ AIs. तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S क्या होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने आ गए, दैट इज 15. ओके. एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJs. 9 ऑफ BJs मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हम सेट B के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 9. यहाँ पर भी तो यही किया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 10 जो क्वेश्चन में दिया गया है ना. तो ये बन गया मेरे पास 9/3. और टेक्निकली ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S है. तो n/3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 50. तो यहाँ से पता चला n की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 45. Therefore, your correct option is C, that is 45. Coming over to question number 37. If A is a finite set having n elements, then power set of A has कितने elements होंगे, that would be 2 to the power n elements. Okay, ये direct question था हमारा. Now, coming over to the question number 38. If A and B are let A and B have 3 and 6 elements respectively,
respectively, what can be the minimum number of elements in A union B? ठीक है, what will be the minimum number of elements in A union B? अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, A में कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 3, B में कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 6। तो अगर मेरे पास एक सिचुएशन इस तरह से आती है जिसमें A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, then we can have minimum number of elements in A union B, as simple as that। तो वो क्या होगा, इसमें A union B में कितने, यहाँ पर 3 है एलिमेंट्स, इस यहाँ पर भी 3 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B इज 6 होंगे, राइट। यहाँ पर A union B है क्या, वैसे वो B ही है ना। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो उसके लिए मैं क्या करता, डिसजॉइंट सेट्स बना लेता। दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, like maximum number of elements would be 9 in this case, okay। Coming over to question number 39, let R be a reflexive relation on set A and I be an identity relation on A, ठीक है। then ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, then I is a subset of reflexive, है ना, रिलेशन R, है ना। ये तो हमने देखा ही हुआ है कि भी अगर सेट ए में मेरे पास 1, 2, 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा। तो ये सिर्फ 3 ही आने चाहिए, तो ये से आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। बट इसके अलावा अगर मैं कहूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा कुछ और भी आ जाए, 2, 3 आ जाए, है ना, 1, 3 आ जाए, इस तरह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो क्लियरली जो आइडेंटिटी रिलेशन है, इट इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, as simple as that। Coming over to the question number 40, it is given that A1, A2, A till A100 are sets such that number of elements in AI equals to I plus 2। कहने का मतलब है A1 में जो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 विल बी इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A50 कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 52, इस तरह से, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और बताई हुई है, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने लिखा है कि भी A1 इज द सबसेट ऑफ A2 इज द सबसेट ऑफ A3 एंड सो ऑन टिल A100, ठीक है। A1, है ना, इस तरह से, फिर A2, फिर मेरे पास A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है ये, A100 तक, ठीक है, बहुत सारे हैं और ये A100 तक जा रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, इंटरसेक्शन फ्रॉम I इक्वल्स टू 3 to 100 AI, मतलब, है ना, A3 से लेके, ये A1, A2, ये A3 से लेके A100 तक सबकी इंटरसेक्शन क्या होगी, आप खुद सोच के देखो, है ना। मैं इतनी बड़ी तो नहीं, तो अगर छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास, मैंने आपसे पूछ लिया A1, A2 और A3, इन तीनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, A1, A2, A3 की, सिर्फ इतना ही पूछूं, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट सेट A1, ठीक है, A1 होगा। अब इसी तरह से अगर मैं A3 से A100 की इंटरसेक्शन पूछ रहा हूं, तो उसका आंसर क्या होगा, इस चीज का आंसर क्या होगा, दैट विल बी A3 ओनली, ठीक है। तो A3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A पूछा हुआ है और A क्या है, दैट इज A3, दैट वुड बी 3 + 2 दैट इज 5, दैट इज, दिस इज हाउ लाइक दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज सी ऑप्शन 5। It is given that if A and B are two given sets, then A intersection B whole complement is, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, है ना, अलजेब्रा ऑफ सेट से भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज योर चॉइस। बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम से समझा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास दो सेट्स हैं एंड दिस वन इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड लेट अस रिमूव द कलर। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास है सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। तो इन्होंने कहा ए, सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी है हमें,
ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें, दिस एंटायर थिंग, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके। अब इसके साथ ए का इंटरसेक्शन, इस पूरे शेडेड पोर्शन के साथ ए का इंटरसेक्शन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, है ना। इसे हम ओनली ए भी बोलते हैं, है ना। इसे हम ओनली ए भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम ए माइनस बी भी बोलते हैं। ए माइनस बी को लिखने का एक और तरीका भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपके पास सही आंसर क्या होगा, डेट इज योर डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन आएगा, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को अगर मैं अलजेब्रिकली करना चाहूँ तो, है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइक रूल्स जो हम लगाते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन, ये वाली जो ब्रैकेट है ये ओपन कर देनी है। तो ब्रैकेट ओपन से क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन को फ्लिप कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट रखेंगे। अब ये जो ए इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डेट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डेट इज क्वाइट ऑब्वियस फाई, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन फाई के साथ यूनियन, दैट इज लाइक कोई जीरो में कुछ ऐड करना, है ना, तो उसका कोई असर नहीं होगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद बोथ द मेथड्स। बस आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है।